हेलो, मेरा नाम राजेंद्र है और मैं एक शराबी हूँ। हाय अल्कोहलिक राजेंद्र भाई। एनोन सभी को मेरा नमस्ते। नमस्कार। सभी को नमस्ते। ईश्वर की मुझ पर कृपा है और अल्कोहलिक एनोनिमस की मदद है। आज शराब पीने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी है और आज एक अच्छा जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मेरे पास स्पॉन्सर है और मैं नवजीवन ग्रुप सूरत का मेंबर हूँ। और आज एक ईश्वर की मदद से कुछ अच्छा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। गलतियां तो होती है, फिर भी बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में आने से पहले मेरा जीवन बहुत अच्छा था। छोटी उम्र थी। छोटी उम्र में मुझे एक अपने धंधे पे बैठना पड़ा। दुकान थी छोटी सी और वो दुकान पे मुझे काम करना जरूरी था। मेरे पिताजी हार्ट पेशेंट थे और एसएससी बोर्ड की परीक्षा देके मैं अपने दुकान पे बैठ गया। प्रॉब्लम एक वहां चालू हुई। एक तो उम्र छोटी थी और परिवार भी इतना अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। लेकिन जो एरिया था मेरा, वो थोड़ा गड़बड़ वाला था। सूरत हमारा गुजरात ड्राई है, फिर भी वहाँ चारों ओर दारू दारू ही दिखाई देता था। मेरे 19%, 90% लोग मेरे दारू पी के ही मेरे ग्राहक थे। तो मुझे डर लगता था, बहुत डर लगता था। और वो डर में मुझे ऐसा भी हुआ कि मैं कैसे संभल सकता। लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिन सेट हो गए। बाद में मुझे पता भी चला कि अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं शराब पीने के लिए। अच्छे लोग आते थे, अच्छा बाइक लेके आते थे, स्कूटर लेके आते थे, अच्छी तरह अच्छे दिखते थे, कपड़े वपड़े अच्छे थे, वो आते थे, शराब लेते थे आराम से पी के। मेरे साथ बातचीत भी कोई लोग अच्छे लोग करते थे, मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं चीज में कुछ है। जो चांस मिला तो मैं इसे टेस्ट करूंगा। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में चांस मिल जाता है। मुझे ऐसा लगा कि चखना है। मेरा जैसा शराबी, मैं तो जन्मजात ही शराबी मानता हूँ, क्योंकि मैंने पहला ही 2 पैग पिया, फटाक से पी लिया था। एक मेरा भांजा था, उसका एक पोस्टिंग था, वहाँ एक पार्टी थी और फटाक से पी लिया था। आज भी वो 79 में चखे हुए 2 पैग, उसकी जो मजा है वो दिमाग में कैद है। दोस्तों, फिर अच्छा लगा मुझे। शराब ने बहुत कुछ दिया है। ऐसा नहीं है कि मेरी लूटी हुई। लेकिन पहले दिन से कई साल तक मैं कभी कभार पीता था, अच्छी ब्रांड पीता था। घर पे पता नहीं चलता था। मेरा फैमिली का मैं पहला ही अल्कोहलिक था। और आज थैंक गॉड, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मेरे 2 बच्चे बड़े हैं, उसके यहाँ बच्चे हैं, वो ने किसी ने शराब को हाथ नहीं लगाया। ये मेरे मेरे जैसे अल्कोहलिक के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। और शुरुआत के दिन में मेरी जो शराब से मुलाकात हुई बहुत अच्छी थी। मेरा डर खत्म होने लगा, फिर मैं दादागिरी करने लगा और धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ती गई। डर के मजा के साथ एक समय में दर्द चालू हो गया। वो पता नहीं चला, मेरे परिवार में पता चला। तो मुझे तो ज्यादा छूट मिल गई कि अभी तो सभी को पता है तो हम आराम से पी सकते हैं। लेकिन वो चीज मुझे बहुत दूर तक ले गई। मैं मानता ही नहीं था कि शराब मेरा प्रॉब्लम है। वो तबक्का भी चला गया। ये तबक्के के अंदर वो परिवार जो बोलता था इसे छोड़ना पड़ता है, इसे छोड़ो, कहीं भी ले जाते थे। बहुत धार्मिक परिवार में जन्मा हूँ, तो मुझे कहीं ले जाते, मैं जाता था, ईमानदारी से कोशिश करता था, छूट जाता था। लेकिन 4-5 दिन के बाद एक छोटा सा विचार आता था दिमाग में कि अब थोड़ा पिएंगे, अभी तो 4 दिन नहीं पिया है। और दिक्कत कहाँ होती है, 4 पैक 2 क्वार्टर तक तो मुझे दिक्कत नहीं लगी, क्योंकि फिर मेरा जो पीना चालू रहता था वो मेरी दिक्कत थी। ये में आया तो मैं कुछ सब कुछ छोड़ने का तो मुझे मेरे दिमाग में सोच ही नहीं थी। मेरी सोच ये थी कि हम जो 3-4 पैक पीते हैं उतना हो जाए तो बहुत है मेरे लिए। इससे ज्यादा पीना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। और वो ज्यादा पीने से ही कुछ कांड हो जाते हैं। दोस्तों, बर्बादी चालू रही। मेरी जिंदगी के 20 साल के तबक्के में जो मेरे जिंदगी के 4 के 5 साल गुजरे हैं वो बहुत भयानक पीड़ा के थे। उसमें मेरे मर जाने के विचार के सिवा और कुछ मेरे हाथ में नहीं था।
मेरी पत्नी बहुत अच्छी थी। मेरे दो बेटे, एक बेटी। तीनों को मैं जब जब देखता था, सुबह में मेरा नशा उतरता था। तीनों को देख के मैं खुद रोने लगता था, और मैं निर्णय कर लेता था। तुरंत निश्चय कर लिया कि आज से शराब बंद। वो मेरी बेटी सोई हुई रहती थी, तो उसके माथे पे कसम खा के मैं निकलता था। लेकिन वो विचार मेरे टिकते नहीं थे। जहां भी शराब की बात आई, एक दो बार ना बोल देता था। फिर एक दिमाग में यही सोच आती थी, कल जैसा थोड़ा पीना है, थोड़ा पी के हम घर पे चले जाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों, यही करने में पूरी जिंदगी बिगड़ गई। फिर मुझे मेरी जिंदगी में, जिसे बोलते हैं ना, लास्ट में मैं कुछ करने के लायक नहीं था। मेरे पास काम धंधा था, सब कुछ था, दुकान भी चल रही थी, लेकिन मैंने इतने बॉन्डे खरीद दिए है, इतना आर्थिक का नुकसान किया था, इतना परिवार में किसी के साथ में आंख मिला नहीं सकता था। और थक चुका था, और थक के मैंने सोच लिया कि अब मरना है, मरना है तो क्या, कैसे मरूं। मैं डरपोक इंसान हूँ, मुझे सुसाइड करने के थॉट नहीं आए कभी। मरना है तो शराब पी पी के ही मरेंगे ना, और क्यों मरना, ये मार देगी। ये सोच के मैं ज्यादा पीने लगा था। और एक दिन जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है, मेरी जिंदगी में आया है। ईश्वर हर एक को मदद करना चाहता है, और वो टर्निंग पॉइंट को देखना पड़ता है। दोस्तों, मेरी जिंदगी में 17 सितंबर 99 के दिन मैंने बहुत धूम पी रखी थी। मैं बहुत साइलेंट बेवड़ा था। पीने के बाद मैं चुप हो जाता था। लेकिन उस दिन मैंने छोटे भाई को उठाया, रात को 12-1 बजे, और उसको बोला है, दुकान का हिसाब है, तू संभाल ले, अब मैं जीने वाला नहीं हूँ। या कोई रास्ता दिखा। तो उसने एक साइकाट्रिस्ट से बात की रखी थी, और दूसरे दिन वो साइकाट्रिस्ट के पास मुझे ले गया। मैं जाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरा जैसा बेवड़ा ईगो से भरा है, बहुत ईगोस्टिक हूँ। मेरे पिताजी गुजर गए, मेरा भाई छोटा था, तो उसको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर बनाया, इसका घमंड था मुझे। तो जो जैसे सिविल का गेट आया, तो मैंने उसको बोल दिया, कमाया मैं तेरे को इंजीनियर बनाया, तू मुझे सिविल में ले जाएगा। इतना मेरा स्वभाव ही हमारा जैसे का, मेरा तो था ही अकड़ू। तरत ईगो पे हट होता था, मेरी प्रतिष्ठा पे आँच आती थी। और दोस्तों, फिर भी मुझे समझा के ले गए। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, समीर देसाई नाम था उसका। और मेरे भाई को बाहर बिठाया, और मेरी ट्रीटमेंट चालू हुई। मुझे थोड़ा मेडिकल चेकअप किया। बहुत दिक्कत नहीं थी मेडिकल चेकअप में। डायबिटीज तो आ गया था पहले से ही, हाई ब्लड प्रेशर का तो मैं पेशेंट हो गया था। और डॉक्टर मुझे बता रहे थे, क्यों पीते हो। 3-4 बार मेरी कहानी मैंने कही उसको, मैं रोने लगा हूँ कि अभी इससे मैं कंटाल गया हूँ, थक गया हूँ, मुझे छोड़ना है। और 1 बजे डॉक्टर ने एक सवाल पूछा कि राजेंद्र, अब तू क्या करेगा। तो मैं कहता हूँ, अभी मैं घर पे जाऊंगा। 1 से 5 मेरी दुकान बंद रहती है दोपहर को। शाम को दुकान पे जाऊंगा 8 बजे। सब कुछ दुकान का खत्म हो जाने के बाद मैं सिर्फ 2 पैक पीऊंगा, ज्यादा नहीं पीऊँ। वो भी हंसने लगता है कि तू एक बार छोड़ने आया है, और एक बात ये कर रहा है कि 2 पैक पीऊंगा। दोस्तों, ये मेरी मानसिकता थी। और फिर उसने अल्कोहलिक एनोनिमस का एड्रेस दिया कि आपको यहाँ जाना है। मेरे छोटे भाई को बुलाया, उसको बताया कि राजेंद्र भाई को आप साथ में जाओ, मीटिंग करवाना है। मीटिंग की बात आई तो मेरे दिमाग में फिर चक्कर चालू हो जाते थे, क्योंकि मैं बहुत लंबी लंबी सोचें बनाता था। यार, मीटिंग तो कोई ऑफिसर करता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिर दूसरी बात आई, चर्च में है, तो मैं तो ब्राह्मण हूँ। धर्म परिवर्तन की बात आएगी, क्या करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन 18 सितंबर 99 के दिन मुझे पहली अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग मिली। उससे पहले मेरी सोच थी, मैं वो बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं तो कैसा सब कुछ वो तैयार करता कराना पड़ता है, वैसे ही मैं तैयार करके गया कि पूछेंगे कौन सी ब्रांड पीता है, क्या पीता है, कैसे पीता है। सब 2-4 अच्छी ब्रांड का नाम याद रख के मैं गया था। लेकिन यहाँ चमत्कार हुआ, मेरे साथ पहली मीटिंग में ही चमत्कार हुआ। वहां भी मेरा ईगो सामने आया। छोटे भाई को, सामने दुकान है, तू वहां बैठ, मैं मीटिंग में जाता हूँ। चुपचाप मीटिंग में गया, मीटिंग शुरू हुई। तो पहला ही शब्द कान पे पड़ा, एक भाई जो चेयरमैन क्या है कुछ पता ही नहीं था। एक भाई खड़ा हुआ,
प्रार्थना कराई और फिर उसने बोला कि मेरा नाम ये है और मैं एक शराबी हूँ। ये चीज मुझे तुरंत असर कर गई कि यार ये अच्छा दिखता है। शायद वो टाइम पे 3 साल से वो सोबर था और अपने आप को शराबी बोल रहा है, तो मैंने भी कबूल करना शुरू किया। दोस्तों, हमारे पुराने जो विचार है वो भी यहाँ काम आते हैं। मेरी एक आदत थी, जब भी मैं पीने बैठता था, पीने का कोई समय नहीं था, लेकिन एक रिकॉर्ड का मुझे बहुत शौक था। सोनी का वॉकमैन रखता था। जब मेरा गिलास भरता था मेरा वो का आदमी, तो एक सॉन्ग वो लगा देता था, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। और जैसे मेरा 3-4 पैग हो जाते थे, बाद में वो कैसेट पलटी मार के, पाप तेरा प्रकाश जाडेजा, ये गुजरात का एक भजन है हमारा, पाप तारो प्रकाश, यानी कि इसका मतलब है तेरे पाप पाप को जो तूने कर रहा है, तो किया है, उसको बाहर निकाल। समझ में नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे समझ में आया कि मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। और मैंने स्वीकार किया। पहली मीटिंग के 3 शेयरिंग मैं हर हमेशा याद रखता हूँ। पहला शेयरिंग था, दारू दारा सिंह है, उसके साथ फाइट करोगे मार पड़ेगा, वो भी सच था। दूसरा शेयरिंग था, वन डे एट ए टाइम, आज के लिए जीना है, अभी के लिए जीना है। और मेरे लिए तो वन डे भी बहुत, 24 घंटे बहुत दूर की बात थी, क्योंकि मैं मेरा साइकिल 24 आवर्स का हो चुका था। तो मेरे साइकाट्रिस्ट को दूसरे दिन मैंने सवाल पूछा कि तो 24 घंटा पूरा दिन कैसे रहूं शराब से दूर, रात को भी ना बोलते, दिन को भी ना बोलते हैं। तो उसने बोला एक एक घंटा करके निकाल। और मैंने शुरुआत के दिन में ऑब्सेशन आता था, पीने की इच्छा होती थी, तो मैं एक एक घंटा करके निकलता था। और फैमिली जो मेरा था, मेरी पत्नी, मेरी एक ही बहन है, वो मेरे बहनों प्रिंसिपल थे भावनगर में, यहाँ से 400 किलोमीटर दूर। तो वहां से वो 1 महीने की रजा छोड़ के यहाँ आ गए थे, मेरे साथ मीटिंग में आते थे। उसका जो सपोर्ट था वो मेरे लिए बहुत मायना रखता था। और मुझे पहली मीटिंग से ही सोबराइटी मिलने लगी। और दोस्तों, मेरी पत्नी को पता चल जाता था, रात को 2 बजे जब ऑब्सेशन आता था, तो मैं थोड़ा बेचैन हो जाता था। तो वो चाय का कप बना के रख देती थी और मैं चाय पीता था, आराम से सो जाता था। दोस्तों, ये सब चीजें बहुत काम आती है। और मैं थक के आया था, पूरा थक चुका था। और तभी लोग इसे आखिरी अदालत बोलते थे। वो सीरियल भी कुछ काम करती थी, तो आखिरी अदालत नाम था कि ये मेरे लिए लास्ट है, इससे आगे कोई रास्ता है नहीं। और मैं डर के मारे पकड़ भी लिया। दोस्तों, सोब्राइटी चलने लगी। 1 महीना जब मेरा हुआ, थोड़ा आनंद का वातावरण आ गया, मेरे घर में पूरा विश्वास आ गया। मुझ में भी अंदर से एक विश्वास की एक चिंगारी निकली कि यार यहाँ मेरा कुछ हो सकता है। पीने के विचार थे, गड़बड़ थी, सब कुछ था, लेकिन मैं सोबर था। बाद में 6 महीने के बाद, मेरा जब 6 महीना कंप्लीट हुआ, 6 महीने का मुझे कार्ड मिला, तो मुझे एक अच्छा लगा। और मेरा उसी दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी। घर पे सत्यनारायण की कथा रखी और मुझ में भी पूरा विश्वास आ गया कि अब मैं शराब के पास नहीं जाऊंगा, मैं शराब से दूर रहूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि यहाँ मैं 6 महीना शराब से दूर कैसे रहा। मुझे वर्ल्ड का प्रोग्राम दिया था, हाउ का प्रोग्राम दिया था, छोटी छोटी बातें सिखाई थी कि जहाँ पे शराब बिकती है वहां मत जाना। मेरा तो एरिया भी वही था। मैं 3 महीने तक दुकान पे नहीं गया, फिर धंधा करने जाता था, शटर लगा के मैं चला आता था। शाम को मेरा छोटा भाई मुझे लेने आता था, ये सब। और मुझे भी ऐसा लगा कि अब मैं संभल सकता हूँ। लेकिन हमारे जैसे बेवड़ा बहुत होशियार होता है। अब मैं ये सबसे होशियार हूँ, तो मुझे अभी मीटिंग कम करनी पड़ेगी, पैसा का जो तांडव किया है उसे कमाना पड़ेगा। ये सब सोच मेरे अंदर चलती थी। और दोस्तों, वो करने के लिए, और मेरे एक 5 ड्रिंकिंग पार्टनर थे। वो हमारे यहाँ एक छोटी सी गाइडेंस बुक रहती थी, येलो बुक बोलते हैं हम, उसको लेके मैं उसको मैसेज देने लगा। वो पी रहे हैं, उसको मैसेज देता हूँ। वो लोग ने कभी किया नहीं कि राजेंद्र तू ले, ये तू निकल गया बहुत अच्छा है, मैं कहा आप भी निकल जाओ, ये बहुत बड़ी संस्था है, बहुत ऐसा है वैसा है, चालू कर देता था मैं। वो बोलते थे कि हमें जरूरत होगी तो हम आएंगे, लेकिन आप यहाँ मत आओ, हमें सिखाने मत आओ। मुझे बुरा लगता था, फिर भी मैं वहां रहता था। और 8वें महीने के, मुझे पता नहीं, मेरे हाथ में गिलास आ गया और मेरा पहला स्लिप हुआ 8 महीने के बाद। एग्जैक्ट 18 तारीख थी, 18 मई 2000 के दिन मेरा हाथ में गिलास आ गया। अभी
हम तो पहले जैसा पी ही नहीं सकते। पता नहीं, शुरुआत मैंने की थी कि आधा क्वार्टर पी के मैं निकल जाऊंगा, अभी बहुत तीव्र इच्छा हो गई, उसके साथ ही पी लिया। फिर वो लोग बोले कि अब तेरे को नहीं मिलेगा, तू नहीं। मैं अपना गाड़ी लेके घर पे निकल गया। घर पे जाने से पहले एक टर्न आता है, टर्न लगा के मैं वापस आया। वो तो नहीं पिलाने वाले, मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन पूरा अड्डा मैंने देखा है। तो मैं दूसरी जगह जाके कितना पिया मालूम नहीं है, घर पे कैसे पहुंचा मालूम नहीं है। ब्लैकआउट स्थिति में मैंने खाया नहीं खाया कुछ भी मालूम नहीं है। और रात को मैं सो गया। और जब सुबह में उठा तो पहले तो मेरा जैसा बेवड़ा हलचल मच जाती है कि यार ये क्या है, अभी क्या करूं। तो मेरी पत्नी ने कुछ झगड़ा नहीं किया। 1 महीने का 6 महीने का कार्ड मेरे तकिए के पास ही पड़े थे। और उसने बोला कि दो रास्ते हैं, एक अल्कोहलिक एनोनिमस का रास्ता है और एक अपनी गोलवाड़ है जहाँ दारू बिकती है, आप पीते रहो और आनंद करो, उसके सिवा कोई रास्ता है नहीं। और फिर मैं फिर आने का निश्चय कर लिया। वही दिन इसमें एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। मैं कलिंग बफिंग पावरफुल बोलते हैं ना, शराब नहीं है, मेरा दिमाग है, मेरे सोच है ऐसी। एक विचार ऐसा आया, मेरी पत्नी को मैंने पूछा रात को मैं आया किसने देखा, तो कि सब सो गए थे, तुम आए, मैंने दरवाजा खोला, आप सो गए। एक विचार आया कि 8 महीने की सोब्राइटी है मेरी, और किसी को पता भी नहीं है, इसे छुपा लूं। 4 महीने के बाद मेरा 1 साल पूरा हो जाएगा। ये ये विचार लेकिन टिक नहीं पाया। भगवान का कुछ मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी थी, और मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया। एक मेंबर को फोन किया, उसके साथ पूरा दिन रहा, और शाम को मीटिंग की। मीटिंग में मुझे भी शेयरिंग मिला, तो तब तो मैं शेयरिंग कर पाने की हालत में भी नहीं था, लेकिन मैंने कबूल कर लिया कि मेरे मुझसे कल गलती हो गई। और यहाँ तो बोलते थे आते रहो, आज के दिन का प्रोग्राम है। मेरी सोबरिटी बढ़ने लगी। फिर मुझे था यार कुछ करना पड़ेगा, अभी मैं पीऊंगा तो वही पीड़ा मेरी जिंदगी में आएगी जो मेरे लास्ट 4 साल थे। वो पीड़ा मुझे नहीं। तो यहाँ मीटिंगें कम थी, सूरत में 3 ही मीटिंग थी। तो हमारे सीनियर बम्बई बहुत आते थे। 15-16 दिन की मेरी सोबराइटी थी, और मुझे बम्बई ले गए साथ में। मैं डरता था, फिर भी ले गए। लेकिन बम्बई मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। वहाँ एक व्यक्ति के साथ बात करते करते मैंने सुना था स्पॉन्सर लेना चाहिए, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कुछ लिटरेचर में पता नहीं था। लेकिन वहाँ उसके दादर पे बैठ के 2:30 बजे तक रात को मैंने उससे पर्सनल बातें और स्पॉन्सर ले लिया। स्पॉन्सर आने के बाद मेरी सोब्रिटी बढ़ने लगी, और मुझे जहां जहां तकलीफ थी, जहां जहां मैं शराब की ओर जा रहा था, वो जगह पे मैं बाहर निकलने लगा। दोस्तों, स्पॉन्सर आने के बाद पहला प्रॉब्लम मेरा था आर्थिकता। यहाँ आर्थिकता की बहुत बातें नहीं करते हैं, पर 99 में मेरा 20 लाख का कर्जा था। तो मेरे स्पॉन्सर की मैंने मदद ली, नैतिक सॉल्यूशन मुझे मिलते रहे। मदद में उसने बताया तुझे मैनेजमेंट नहीं आता है, तुझे मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। तेरा पैसा कहाँ से आता है पता है, लेकिन तू उड़ाव किस्म का इंसान है। तेरा पैसा कहाँ चला जाता है वो तुझे पता नहीं है। और दोस्तों ने वो भी मदद ली, और मैं मैनेजमेंट सीखा। मेरी आर्थिक प्रगति होने लगी। फिर मेरा जो और प्रॉब्लम थे उसके ऊपर हम चर्चा करते रहे। मेरा स्लिप के बाद जब 1 साल पूरा हुआ, शराब से दूर था 1 साल, तो मेरी बर्थडे मनाई। बर्थडे में मेरे स्पॉन्सर आए थे बम्बई से। मेरी शायद हमारे चर्च में 200 लोग इकट्ठे हुए थे। मेरी पत्नी, मेरा पूरा परिवार सामने बैठा था। और जब मेरी बारी आई 5 मिनट बोलने की, आभार दर्शाने की, तो मैंने मेरी पत्नी की माफी मांगी जाहिर में। और मैं गदगद हो गया कि मैं माफी मांग रहा हूँ। मेरा स्पॉन्सर उसके बाद बाजू में ले गए और बोले कि बहुत अच्छा काम किया तूने। तूने 365 दिन बीत गए, तब कितनी बार माफी मांगी, एक भी बार नहीं। तो यहाँ सबके सामने दिखावा क्यों करता है। प्रोग्राम यहाँ सीख, और प्रोग्राम को घर में प्रैक्टिस कर। दोस्तों, ये चीज मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की, अच्छे संबंध, मैंने पहले बोला किसी के सामने आंख मिला के बात करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। फिर मेरी पत्नी के साथ संबंध बढ़ने लगे, मेरे बच्चे, मेरा छोटा भाई, जॉइंट फैमिली था। और
आर्थिक प्रगति होने लगी, समाज में मैं फिर स्थापित होने लगा, मेरी सोबराइटी दिन ब दिन बढ़ती रही। 7 साल की सोबराइटी हो गई, 7 साल से सोबर था। अगर मैं पीता रहता तो मेरे 2 बच्चे, एक बेटी का शादी करना नामुमकिन था, क्योंकि हम ऐसे रूढ़िचुस्त समाज में से आते हैं। लेकिन दोनों को अच्छी बहुएं मिली, अच्छी लड़कियां मिली। और मेरा 2007 में मेरे बड़े लड़के की मैंने शादी बनाई, तो उसमें पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदारी से मैंने सब कुछ किया। और सब खुश थे, मेरा परिवार खुश था, मेरा समाज खुश था, मेरे ये मेंबर थे, वो सब बोल रहे थे राजेंद्र अच्छा किया, क्योंकि मेरी प्रगति हुई थी। मैं एक स्थिर बन गया था, मैं शराब से दूर था। दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। उसके बाद मेरे लड़के मेरे धंधे में आ गए, मैं आधा रिटायर हो चुका। और दूसरे लड़का और लड़की की 2009 में मैंने शादी बनाई। तुरंत ही मेरा बर्थडे आया, तो 10 साल का मुझे टोकन मिला। 10 साल की सोबराइटी मुझे मिल गई, 10 साल का टोकन था मेरे पास। अभी पीने के विचार नहीं थे, अभी पीने की कोई सोच नहीं थी। अभी मुझे फेलोशिप में मजा आता था, मीटिंगे में कम करता था, क्योंकि मेरे पास बहुत बहाने थे। हम बेवड़े बहानेबाजी वाले होते हैं, ये काम है वो काम है करके नहीं। कोई न्यू कमर मेरा एरिया में आ जाता था तो उसको फटाक से मैं मीटिंग में ले जाता था, तब भी मेरी मीटिंगें बढ़ती थी। ऐसा चलते चलते पता नहीं, आज मैं कई बार शेयर करता हूँ, अचानक अचानक शराब का ग्लास हाथ में आ गया। 10.5 साल की सोबराइटी के बाद ना मुझ में आरआईडी फैक्टर था, ना मैं बेचैन था, ना चिड़िया था, ना असंतुष्ट था। सभी तरफ से सब कुछ अच्छा हो गया था। लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, आज मैं बोल रहा हूँ अचानक, लेकिन अचानक कुछ भी चीज नहीं होती है। मेरे मेरे दिमाग में, अनकॉन्शियस माइंड में ऐसा कुछ पड़ा है कि एक दिन मैं सोशल ड्रिंकर बन के दिखाऊंगा। ये चीज अब मैं संभल सकता हूँ, अब मैं अब खुद अपना ईश्वर बन गया। ये चीज जब मेरे में आई, तो उसका एक ही रिजल्ट आता है का कुछ ऐसा कांड कर देते हैं हम लोग, का फिर हमारे हाथ में शराब आ जाती है। तो ये बड़े अरसे के बाद शराब आई। शराब तो आई, पर शराब मैंने पिया। दोनों लड़के बाहर गए थे, दुकान का जवाबदारी था मेरे ऊपर। 10 साढ़े 10 बजे पावर लाइट का पावर गया, तो मैं वहाँ एक मेरी बाहर बैठने के लिए जगह है, वहां मैं बैठा था। सब दारू वाले सब पहचानते ही थे, मेरे कारीगर मुझे जानते थे कि कितने पीने वाले और कितने साल से नहीं पिए, सभी को पता था। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्यों मंगाया, कैसे मंगाया, आज भी पता नहीं है। और मैं अभी वो ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। वो मेरा भूतकाल हो गया, पट गई बात। उसी दिन मैंने पी लिया, कितना पिया है वो मुझे बिल्कुल पता नहीं। और दोस्तों, फिर भी ईश्वर मेरे जैसे बेवड़े को मदद करना चाहता है। मैं जैसे पी के निकला, तो मेरे स्पॉन्सर एक बम्बई के थे, बम्बई बहुत दूरी रहती थे, उसके साथ समझ के विचार के मैंने सूरत के एक अच्छे स्पॉन्सर ले लिए थे। उसका क्लिनिक रोड पे ही था, मैं जहाँ से मेरा रास्ता था। लेकिन वहां जाने की तो हिम्मत नहीं, सोच भी नहीं आई, और मैं सीधा चला गया बेकरी में। पहले मेरी आदत थी कि कोई बेकरी में मैं चला जाता था, बिस्किट खरीद के फिर मैं घर पे लेके जाता था। बेकरी में एक मेंबर जो मेरे लिए भगवान के रूप में खड़ा था, उसको जैसे मैंने देखा, उसकी सोबराइटी 1 1.5 साल की शायद थी, और मेरी 10 साल की सोबराइटी थी। वो उसको तो सोच भी नहीं सकता है कि राजेंद्र भाई स्लिप होके यहाँ आए हैं। लेकिन मैं डर गया, मैं वहां से निकला, घर पे गया, घर पे नहाया नहाया, नहा धो के मेरी पत्नी, मेरे बेटे, सबको पता चल गया मैंने पिया है। तो उसने, आज भी पता नहीं है, बच्ची ने फोन किया, बेटे ने किया, और मेरी पत्नी ने किया। लेकिन शाम को 5 बजे मेरे घर पे दो सीनियर मेंबर, जो मेरे अच्छे दोस्त ही बन चुके थे, वो बैठे थे। और मुझे शर्म लगती थी, गिल्टी बहुत महसूस होती थी। मैं उससे आंखें मिला के बात भी नहीं कर सका। और हम बाहर चले गए, वो मुझे बाहर ले गए। बाहर जाने के बाद हम एक अड्डे पे बैठते थे, जहाँ चाय मिलती थी, वहां बैठे। वहां मैंने कई घंटों तक बैठे, 2 बार चाय पिया। लेकिन बाद में हिम्मत आ गई और मैंने कहा मैंने पी लिया है। उसने, किसी ने बताया नहीं क्यों स्लीप हुआ है।
मुझे कहना पड़ा कि मैंने पी लिया है। और जैसे मैंने किया, तो कि कोई बात नहीं, अभी बोल, हैंगओवर है, उतारा लेना है, नहीं नहीं लेना है। मैं रो रहा था, क्योंकि मुझे रोना आ रहा था 10 साल की सोबराइटी। और दोस्तों, मुझे पीड़ा हो रही थी, अंदर से दर्द हो कि यार ये 10 साल की सोबराइटी मेरे हाथ से निकल गई। अब मैं क्या क्या करूंगा। और उसको भी पता था कि मेरे स्पॉन्सर भी है। स्पॉन्सर को फोन किया वहां से ही, तो बोले सुबह में 9 बजे आ जाना। मैं घर से निकल गया 7 बजे, क्योंकि घर में किसी के सामने आंख मिलाने की हिम्मत नहीं थी। निकल गया, और मैं मेरे स्पॉन्सर के पास जाने से पहले 7 बजे निकल गया। स्पॉन्सर ने 9 बजे बुलाया है। अभी ये जो 2 घंटे का टाइम है, ईगो कैसे टूटता है वो मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप समझ सके। जिसको मैंने मैसेज दिया था, जिसको 4 साल की सोबराइटी के बाद मैं मीटिंग रूम में लेके आया था, उसके घर पे मैं चला गया। और अचानक मेरी बाइक गई, मुझे बहुत याद नहीं है। लेकिन वो भी रोने लगा मेरी सोबराइटी देख के। उसने तो मेरे स्पॉन्सर को फोन किया, मैंने किया, फोन कर दिया है मैंने, मैं अभी वहां जा रहा हूँ। और सब दर्द का वातावरण हो गया। लेकिन वो बोला मैं साथ में आता हूँ, ना ना ना, मैं अभी पीने नहीं जाऊंगा, मैं सीधा वहां जाता हूँ। फिर 9 बजे स्पॉन्सर के याद आया, स्पॉन्सर को भी पता चला, तो उसने बोला कि बस राजेंद्र, अब क्या करना है, हैंगओवर है, तू पीना चाहता है तो पी ले, नहीं पीना चाहता है तो अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम है। दो में से एक ही चीज हो सकती है, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकती। पीना है आराम से पियो, जब थक जाए तब आना मेरे पास। अगर करना है, बचना है, तो तू अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम पकड़। निर्णय तुझे करना है, तू जवाब दे क्या करना है। और मैंने निर्णय किया कि मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, वो जो पीड़ा है मैंने अल्कोहलिज्म में भुगती थी, ये नहीं चाहिए। और निर्णय किया। फिर मेरे स्पॉन्सर बोलते हैं, राजेंद्र, तू 10.5 साल से सोबर है, सोबर था, तेरे पास मीटिंग का अनुभव है। अब मैं मैसेज कौन सा दूं तेरे को, मीटिंग का अनुभव है, तेरे फोन में आज 150 नंबर है, तू फेलोशिप में इन्वॉल्व है, क्या मैसेज दूं। अभी एक ही मैसेज बचा है, प्रिसाइसली, ચોક્કસ तरीकेથી 12 कदम का कार्यक्रम जो हमारी बिग बुक बताती है, वो सीखना है। सीख के तुरंत छोटी छोटी बातों एक्शन में लानी पड़ेगी। और दोस्तों, मैंने वहां से कार्य शुरू किया। आज मेरा टॉपिक है स्लीप होने के बाद जो पीड़ाएं रहती, ये मैंने एक ही बार पिया, एक ही बार के बाद मुझे ये बहुत सताते लगती। मीटिंग रूम में मैं जाता था तो दो लोग बात करते थे, तो मुझे लगता था कि ये लोग मेरी ही बात कर रहे हैं, मेरे स्लीप की ही चर्चा कर रहे हैं, कि कितना पागल इंसान है, 10 साल के बाद पीने गया, और अभी कुछ बड़ा होगा होगा तो वो बोलता नहीं है। और दोस्तों, पीड़ा लगती थी, बहुत दर्द, शर्म लगती थी, मीटिंग में आने के लिए पैर भारी रखते थे। लेकिन करना पड़ा, मुझे मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे मदद मांगनी पड़ी। और दोस्तों, मैं मदद मांगते रहा, मेरा ईगो हर्ट होता था, मेरी प्रतिष्ठा में आँच आती थी। परिवार में कुछ नहीं था, वो तो भूल गए एक ही दिन की बात। लेकिन जो मेरे अंदर पीड़ा थी, उसको मैं कैसे दिखाऊं। तो मैं ना बोल सकता था, ना विरोध कर सकता था। फिर मेरा 1 साल खत्म हुआ, ईश्वर ने तो मुझे चूज चूज किया दूसरी इनिंग के, नहीं तो मैं मर जाता। पहली इनिंग खेल के वनडे मैच रखा होता तो मैं आउट हो चुका था। लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है, मेरे लिए बहुत दयालु है। और मुझे एक नया इनिंग खेलने का मौका मिला। और हमारे यहाँ 1 साल के बाद एक नाइट विजल था। और नाइट विजल में एक हमारे ओल्ड टाइमर पूना से आए, तो मैंने उसको बताया, अकेला बैठा, और मैंने बताया कि शिवा नाम का शिवा भाई है। तो शिवा भाई को बोला, शिवा भाई दर्द बहुत होता है, ये स्लिप तो है, मैं भूल गया, रिकवरी आने लगी। आज भी वो दिमाग से नहीं जाता कि राजेंद्र, तू 10वीं सीढ़ी के 10वें पगथिये से नीचे गिरा है, तुझे लगा ही होगा, ये मार है वो लगने वाली ही है। वो पीड़ा ही तेरी प्रगति का पंथ नक्की करेगी। और दोस्तों, प्रगति की ओर चला। इसके पहले एक चीज और हुई थी, 8 महीने की मेरी सोबराइटी थी, और लोनावाला में एक कन्वेंशन रखा सूरत में। तो मैं गया वहाँ, ओल्ड टाइमर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, वो ले गए। और वहाँ पे एक भूषण भाई आए थे, और सोबराइटी काउंटडाउन चालू किया।
मैं एक सीनियर मेंबर के बाजू में ही बैठा था। वो बहुत सीनियर थे और मेरे अच्छे दोस्त थे। अभी मेरे अंदर कुछ हलचल मच रही है, मैं बोल सकने वाला इंसान नहीं हूँ। क्योंकि एक दिन वाला कौन, एक महीने वाला कौन, जैसे मेरे दिमाग चल रहा है कि यार मेरी सोबराइटी तो 8 8 महीने की है। मुझे 6 महीने की में उभा खड़ा होना पड़ेगा। मैं ईगो कैसे तोड़ू। सभी लोग जानते नहीं है कि राजेंद्र, सब जानते थे पर मुझे ऐसा लगता था। मैं तो अपना 10 साल की सोबराइटी वाला भी मानता था। फिर वो सीनियर मेंबर ने मुझे समझ गए मेरी बात। हलचल मत कर राजेंद्र, तेरी इच्छा क्या कहती है। और मैं 6 6 महीने की सोबराइटी के बीच में खड़ा हो गया और मैंने बोल दिया कि मैं 8 महीने से शराब से दूर हूँ। ये ईगो जैसे जैसे टूटता गया, वैसे वैसे मुझे प्रगति मिलती गई। फिर हमने दूसरे ही दिन से मेरे स्पॉन्सर के साथ कार्य करना शुरू कर दिया था। बिग बुक उठाई, 0 पेज से उठाई। उसने बताया था पेंसिल हाथ में ले, पहले दो दो प्रकरण लेते थे। वो पढ़ पढ़ के मेरे पास आ, जहाँ तेरी पहचान मिलती है वहाँ अंडरलाइन करो, जहाँ नहीं समझ आता है वो हम डिस्कशन करेंगे लाइन टू लाइन। और जैसे मैंने करते गया धीरे धीरे सब कुछ आया। और एक बीच में मुझे, इसके बाद हमारी बिग बुक चालू थी। ये बार मैं बहुत एक निर्णय पे आ चुका था कि मेरे लिए बस ये जिंदगी अब, ये लास्ट मौका है। ईश्वर भी दूसरा मौका नहीं दे, ऐसा मैं मान चुका था। मेरे स्पॉन्सर का एक पैटर्न शब्द था। वो एक उदाहरण देते थे। शिशुपाल और श्री कृष्ण की लड़ाई चलती है तो सुदर्शन चक्र हाथ में ले लेते हैं श्री कृष्ण भगवान। और वो मद में होता है, बहुत घमंड में रहता है शिशुपाल। तो उसको बोलते हैं कि तेरी 100 गुना तेरा माफ है, 99 गुना तेरा माफ है, और 100वां गुना तेरे सुदर्शन चक्र तुझे मार दे। वो और मद में आता है और फटाफट गुना करने लगता है। उसको पता नहीं रहता है 99 कब खत्म हो गए, और उसका वध कर। ये चीज हमारा एक आरआई साहब बताते थे और बहुत ध्यान से बताते। तो मुझे मानना ही पड़ेगा ये मेरे लिए लास्ट ही होगा। तो मैंने सोबराइटी लेना चालू। अब जो जो दर्द आते थे, वो दर्द में एक ओल्ड टाइमर बहुत काम आते हैं। जो विनर ओल्ड टाइमर है ना, जिसे हम विनर बोलते, वो लोग इतना ज्यादा मदद तो मुझे मांगनी है। मेरा ईगो तोड़ के मैं उसकी मदद मांगता हूँ, वो मदद करते हैं। लेकिन बीच बीच में ऐसे भी मेंबर है जो हमारी ऐसी भयंकर स्थिति में उसे भी मजा आता है। तो एक मेंबर ऐसा था, वो बातें सूरत में फैलाने लगा कि राजेंद्र इतने साल के बाद स्लिप हो गया। एक पागल इंसान है, इतने साल के बाद कौन स्लिप होता है, ऐसी बड़ी बातें करने लगा। वो बातें मेरे पास आई, मेरे ओल्ड टाइमर मेरे पास थे। उसने बोला निर्णय ले, से बात कर। उसको मैंने फोन लगाया और एनोनिमिटी नहीं तोड़ूंगा, फोन लगाया। और मैंने बोला कि भाई मेरे साथ ये हादसा हो गया है, मैं स्लिप, मेरे हाथ में गिलास आ गया, मैं स्लिप हो गया। और आज मैं अमुक दिन से या अमुक महीने से सोबर था। तो अभी मुझे आपकी मदद चाहिए। तो फिर उसका हमने मदद मांगी। तो उसको ऐसा था कि राजेंद्र भाई मुझे नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे मदद मांगी वो मदद करने लगे। यानी कि मुझे मेरा ईगो तोड़ के किसी हद तक मदद मांगनी पड़ती है। और बिग बुक हम जब उठाते हैं तो मेरे स्पॉन्सर बताते थे ये कमिटमेंट है। बिग बुक में तुझे हर एक चीज को कोई भी हद तक जाना पड़ेगा, किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। फिर मैंने उसका स्टडी चालू किया। दोस्तों, अल्कोहलिक एनोनिमस में कई बार मैंने देखा है कि हमारे पैर भारी हो जाते हैं। जब मेरा स्लीप होता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, किसी मेंबर से बात करना अच्छा नहीं लगता है, किसी मीटिंग में जाना अच्छा नहीं लगता है। जाता हूँ ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है, मैं मेरे अंदर जो पीड़ा है ना उसको मैं बाहर नहीं निकालता। पीड़ा को पीड़ा ही रहने देता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, स्लीप अचानक क्यों नहीं आती। एक हम जब छोड़ देते हैं, बीज डालते हैं, हम बीज में कुछ ना डाले, मिट्टी के अंदर बीज रोपा है, उसको ना खाद दे ना पानी दे तो वो बड़ा होगा ही नहीं। लेकिन हम तो उसको खाद देते हैं, पानी देते हैं, पलाते हैं। हमारा जो ऑब्सेशन है वो निकालना है, तुरंत निकाल देना है। निकालने के बजाय हम उसे बनाते हैं,
और हम ही उसे बड़ा करते हैं। और फिर मैं बोलता हूँ कि मुझे पता नहीं, अगर मुझे बचना हो तो मेरे पास कई नंबर थे, लेकिन ये पीने का ऑब्सेशन ही ऐसा है कि वो मेरे बस की बात ही नहीं है। और ऑब्सेशन मेरे दिमाग में ना आए, इसीलिए 3 जगह से मुझे प्रोग्राम मिल सकता है। मीटिंग रूम फर्स्ट, मीटिंग रूम में आंखों से आंखें की बातें होती है, मुझे एक अच्छा गाइडेंस मिलता है, आशा मिलती है, हिम्मत मिलती। दूसरा है फेलोशिप, जो मैं अकेला इंसान हो चुका हूँ, मैं और मेरी दारू, तो यहाँ एक नई दोस्ती मिलती। और तीसरा है स्पॉन्सर लो, और बिग बुक ने बताए हुए रास्ते पे 12 कदम समझ के उस पे एक्शन करने की कोशिश करो। यहाँ कुछ कमी रह जाती है ना, तो दिक्कत आती है। पहले 10 साल में मैंने क्या किया? समझना क्या है, एक्शन नहीं करना है। समझ लिया, कहीं शेयरिंग मिले तो पोपट पंछी की जेम बोल दिया, बात खत्म हो गई। वो चीजें काम नहीं आती है, मेरे इरादे चेक करने पड़ते हैं, मेरा इरादा क्या है। और न्यू कमर मेरे जैसा बेवड़ा, बेवड़ा एक ही गलती बार बार करने की उसे आदत है, एक ही गलती वो बार बार करेगा, और वो फिर भी मानता नहीं है कि ये गलती मेरी नहीं हो, इसकी वजह। दोस्तों, जब हमने बिग बुक चालू तब मुझे पता चला कि यार बिग बुक तो कुछ अलग ही। पहले मैंने हिंदी में आई तो बहुत बार पढ़ी थी, पर कुछ टप्पा नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे स्पॉन्सर के साथ मैंने बिग बुक चालू की तो मुझे समझ में आया तो कैसे करना है, वो सरलता से बताते थे। बिग बुक पढ़ने का उसका एक ही रास्ता था, पेंसिल उठाओ, बिग बुक पढ़ो, जहाँ समझ नहीं आती है वहाँ हमसे पूछो। और दूसरा एक रास्ता था उसके पास कि भाई अब तू स्टेप करता है तो आधा स्टेप कौन सा है? आधा स्टेप स्वीकार करने का है, पूरी तरह स्वीकार करना है। 100% का आधा स्टेप है, मैं शराबी हूँ, वो मुझे 100% कबूल करना पड़ेगा। बाजू में जो आधा स्टेप है, अनमैनेजेबल लाइफ हमारी, अस्त व्यस्त जिंदगी की बात आती है, वो तो मैं ज्यादा मानता नहीं था, क्योंकि शराब ही प्रॉब्लम है। शराब निकल जाएगी तो जिंदगी तो अच्छी ही रहेगी। लेकिन ये चीज बहुत खतरनाक है। जैसे जैसे मैं स्टेप करते गया तो मुझे पता चला कि मुझे जिंदगी में सीख के उतरना है। एक्शन छोटी छोटी होती है। अभी मैं अभी सोच लूं कि गुस्सा मेरा प्रॉब्लम है, तो यहाँ गुस्सा कम नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा। लेकिन गुस्सा की तीव्रता, जब मैं जान गया मेरी समस्या है ये क्रोध करना, तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है और एक दिन वो निकल जाता है। दोस्तों, ये ऐसे करते करते हम जी सकते हैं। अगर हिम्मत, अगर कुछ ऐसा होता है तो मदद मांगना लाजवाब है। और जब हम मदद मांगते हैं तो हम मदद करने के लिए लोग खड़े भी हैं। दोस्तों, नानी नानी बातों नहीं, एक्शन, छोटी छोटी एक्शन है मुझे करना पड़े। और प्रोग्राम बिल्कुल मेरे स्वभाव के विरुद्ध का है। मेरा स्वभाव शराब पीना चाहता है, अल्कोहलिक एनोनिमस कहती है कि आज नहीं पीना है। मेरा शराब स्वभाव बोलता है मैं कल छोड़ दूंगा, अल्कोहलिक एनोनिमस कहती है अभी छोड़ना है। दोस्तों, सभी जगह मेरा स्वभाव के विरुद्ध का प्रोग्राम है, इसीलिए कठिन प्रोग्राम है ऐसा लोग कहते हैं। तो बिग बुक में एक वाक्य भी लिखा है कि प्रोग्राम सहला है, लेकिन कठिन भी है। दोनों चीजों में हमें कंफ्यूजन आता है। और सजेस्टेड लिखा है, सजेस्टेड जहाँ जहाँ लिखा है उसको मेरे जैसे बेवड़े ने पकड़ लिया, पर मस्ट कितनी बार लिखा है उसको क्यों नहीं पकड़ा? ये करना ही पड़ेगा। और दोस्तों, मुझे ये प्रोग्राम करना ही पड़ा। अभी स्लीप के बाद जो दर्द होता है ना, तो कई बार हम शेयर नहीं करते, क्योंकि हमें अंदर एक ग्लानि, मेरा प्रॉब्लम जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा मेरी डिमांड थी उसमें से आता है। यानी कि मेरी 3 इंस्टिंक्ट जो ईश्वर ने दी है उसमें गड़बड़ी कुछ होती है, तो मेरा आरआईडी फैक्टर चालू होता है, रेसनेस बेसेंसिटी और असंतुष्टि में वो बदल जाती है। वो मुझे शराब की ओर ले जाती है। इसीलिए बोला है कि प्रोग्राम पे सैलेंडर पी जाओ, स्टेप कर रहा हूँ। स्टेप करने से कितने फायदे होते हैं वो तो आप करके ही। और बिग बुक ने हर हमेशा, जैसे बिग बुक लिखने की थियरी जो है, पहले अपनी समस्या को ढूंढो, समस्या बताइए, समस्या के बाद एक सॉल्यूशन बताया है, सॉल्यूशन के बाद एक एक्शन पार्ट बताया है।
अगर समस्या फिर ढूंढ लूं, कुछ नहीं होता है। समस्या का समाधान ढूंढ लिया तो भी कुछ नहीं होता है। इसको एक्शन में ना रखूं तब तक कुछ भी हासिल होता नहीं। और दोस्तों, ये हो सकता है। फिर मैंने ईमानदारी से 12 कदम करने की कोशिश। मेरा समस्या के बात है, मैं क्यों बोलता हूँ, मेरा जैसा दारूडिया एक ही भूल बार बार करता है। मुझे पता चल गया है कि अभी शराब मेरे लिए नहीं है। मुझे शारीरिक एलर्जी है, मानसिक खिंचाव है, और आध्यात्मिकता मेरी ध्वस्त नष्ट हो गई है। तो मुझे, मैं शराब कैसे पी सकूं? लेकिन यहाँ स्पष्ट बात है कि एक ही भूल बार बार करना शराबी की एक शामत है। और दूसरी बात ये है कि अभी तो मेरे स्पॉन्सर कहते थे कि लड़ना छोड़ दो, शराब से भी लड़ना छोड़, शराब से भागना छोड़, स्वीकार करना शुरू करो। जब तक मैं स्वीकार नहीं करता हूँ तब तक मेरी रिकवरी शक्य नहीं है। और रिकवरी कहाँ मिलती है? रिकवरी मिलती है पहले मीटिंग रूम में, चौकस तरीके से मैं मीटिंग करूं। दूसरी ये फेलोशिप, मेरे जैसे 5 लोग तो मुझे मिल ही जाएगा, उसकी दोस्ती करूं, उससे बातें करूं, मेरी तकलीफ है उसे शेयर करूं। और तीसरा है एक स्पॉन्सर लेके बिग बुक उठा लो, 12 पगले का कदम का पगला। क्योंकि बिग बुक लिखती है कि ये शराब छुड़ाने की पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक में, बिग बुक में, अग्निवादी में दूसरे पेज पे लिखा है ये पुस्तक छपने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य एक ही है, आपको आपकी शक्ति से मिलाना। हमने जो सेकंड स्टेप ने अपनी शक्ति को माना है उसको मिलाना है। એટલે यानी कि अब आपको कार्यक्रम करने के बाद स्पॉन्सर आपसे अलग हो जाएगा, आपको और पंथी बनाना पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्राम यहाँ से अटका दूं, मैंने गलती की है, लीक बाद मैंने प्रोग्राम लिया, लेकिन देने का मुझे डर लगता था कि मेरे खीसे में पूरे पैसे आ जाए, 100 रुपया मैं कमा लूं तो किटी में पूरा डाल दूं। लेकिन वो 100 रुपये की राह में वो आने वाले, फिर आने किया, मेरे स्पॉन्सर ने बताया तेरे पास आज कितना है, 100 रुपया है ना, 100 पूरा डाल दे, जितना है उतना देना चालू करो। और दोस्तों, बाद में मेरी जिंदगी में पॉलिसी आई। पॉलिसी के साथ मैं काम करने पर लगा, और जैसे जैसे मैं पॉलिसी के साथ काम करता था तो मुझे एक अच्छा लगता था, एक नया, क्योंकि मुझे तैयारी करना पड़ता था। पॉलिसी है तो कहाँ से पूछेगा, मैं कहाँ से चालू करूँ, मुझे पढ़ना पड़ता था, बिग बुक को खोलना पड़ता था, मुझे कई और लिटरेचर को ढूंढना पड़ता था, और तैयारी करनी पड़ती थी। बाद में मैं उसको पीरसता था। और एक बात मेरे स्पॉन्सर ने अच्छी तरह सिखा दी, स्पॉन्सर कुछ भी देना चाहे, सब कुछ देना चाहे, लेकिन पॉलिसी कितना लेता है वो उसका टॉपिक है। फर्ज है हम उसको थाली पीरस के बिठा देते, खाना खा लो जितना खाना हो। अभी उसे स्वीट पसंद है तो स्वीट खाएगा, नहीं पसंद है तो कुछ और खाएगा, लेकिन हमारा काम है थाली पीरसना। और दोस्तों, जैसे जैसे मैं ये काम करते गया, थोड़ा डर मेरा खत्म हुआ। फिर हमें पहले स्टेप में ही हम जानते थे कि शराब को मैं ना नहीं बोल सकता हूँ। 100 चीजें मेरी अच्छी हो और एक शराब का छोटा सा विचार आ गया तो जीत तो शराब के बोतल की होती थी, मेरा अच्छे विचार की नहीं होती। तो यहाँ सेकंड स्टेप में बोल दिया है कि शक्ति की कमी, शक्ति तुझे ढूंढना पड़ेगा। और शक्ति हमने ढूंढा, बराबर है। तीसरे कदम में मैं जब गया तो मुझे पता चला कि यहाँ पे मेरा जीवन और मेरी इच्छाएं अभी नहीं चलेगी, मुझे ये सौंपना पड़ेगा, काम देना पड़ेगा। और दोस्तों, एक चीज बताई कि अपने को ईश्वर मानना बनता, पर्टिकुलर आइडिया से हम बहुत चर्चा किया था। बाद में बताया वो तेरा पिता है, तू उसका संतान है, तू मालिक है, तू नौकर है, वो तेरा डायरेक्टर है और तू एक्टर है। मुझे अपने एक्टर का रोल मुझे जो दिया गया है वही मैं ध्यान से देखूं। लेकिन मेरी आदत है कि इसको क्यों ये रोल दिया, इसको क्यों ऐसा बनाया। अभी मेरे स्पॉन्सर या बिग बुक के द्वारा हम जब बैठते थे, स्पष्ट पता चलता था सामने वाली व्यक्ति को मैं सहज भी बदल नहीं सकता हूँ, फिर भी मैं उसको बदलने की कोशिश करता था। मुझे मेरे अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए, वो परिवर्तन मैं नहीं ला रहा था।
और दोस्तों यही चीज मुझे दिक्कत देती है। पेमेंट, टैक्स, टीयर, कैंसर, सब इन्वेंटरी लिया। मैं सेल्फी में जाने वाला इंसान, वो भी रिजाइनमेंट का दूसरा रूप। छठे में मैं पांचवें में जब मैं स्पॉन्सर के साथ देखा, ईमानदारी से सब कुछ किया, तो उसका रिजल्ट दोस्तों आज भी गलतियां होती है, लेकिन वो गलतियां हो सके इतना जल्दी हम सुधार कर सकते, इसीलिए किया कि 1 2 3 ट्रस्ट गॉड के हैं, भगवान में विश्वास करने के स्टेप है। 4 से 9 સ્ટેપ ક્લીન હાઉસ, મારી આત્માની સફાઈ કરવા માટેના સ્ટેપ છે. 10 11 12 મારા વર્તમાનના સ્ટેપ છે, જેમાં હું પોતાની જાત માટે અને બીજાને મદદ કરું, પોતાની મદદ કરું અને બીજા અન્યની મદદ કરું. કેમ કે 11 12મા સ્ટેપમાં કીધું છે 11 સ્ટેપ કરો, आध्यात्मिक जागृति मिल जाएगी. हम लोग मीटिंग करते हैं, हम लोग फेलोशिप करते हैं, हम लोग 12 स्टेप का प्रोग्राम करते हैं. तो हमारे ऊपर जो बोलते हैं 12 पगला और 12 परंपरा में लिखा है कि हमारे ऊपर एक 2 धारी तलवार लटक रही है, वो तलवार लट जाएगी, शराब का खतरा कम हो जाएगा, हम शायद रिकवर्ड बन सकते हैं. हम हमारी जो शराब पीने का जो खींचन था ना, वो भगवान ने वापस ले लिया है. ऐसा हो, इसीलिए प्रोग्राम तो मुझे करना पड़ेगा. अभी स्लीप की बात आती है, तो पहले तो स्लीप तुरंत नहीं होती है, पहले पूर्व धारणाएं मेरे दिमाग में घूमती है. चलो आज इतने साल हो गए, पी सकता हूँ, आज कहाँ ज्यादा पीना है. दूसरा एक होता है, यार कई दिनों से टेस्ट नहीं चखा है, कम पिएंगे. ये पहली पूर्व धारणा मेरी बदलाती है. उसके बाद तालमेल आता है, तालमेल हम सेट करते हैं. ये दो चीज से तालमेल, पूर्व धारणा, वहां से बचा जा सकता है. अगर मैं किसी मेंबर को बता दूं कि मुझे ऑब्सेशन आ रहा है, मुझे पीने की इच्छा होती है, तो शायद आप उससे बाहर निकल सकते हो. लेकिन तीसरा आता है ट्रिगर. जैसे वो बंदूक से गोली छूटती है ना, वैसे ट्रिगर आता है. ट्रिगर पे मैं पहुंच गया तो मुझे पीना ही पड़ेगा. इसमें कोई 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 जात का ऑप्शन नहीं है मेरे पास. ट्रिगर पे मेरी उंगली आ गई तो गोली छूटने वाली है. अगर मैंने पी लिया એટલે मैं लैप्स हो गया, मेरा स्लीप हो गया, और फिर रिलैप्स, वारंवार एक नहीं एक कार्य. અને पहले हम नए नए थे तो लोग बताते थे कि स्लीप होना यानी केले के छिलके पे पैर पड़ जाना. पड़ गया, खड़ा हो गया, बात खत्म हो गई. लेकिन रिलैक्स मेरे कई महीने कई साल बर्बाद कर सकती है. और दोस्तों, मैं तो किस्मत वाला था, स्लिप में से बाहर खींच लिया, थैंक गॉड. बड़े बड़े जो मेरे ओल्ड टाइमर थे, उसने इतनी मदद की कि वो ना मानना बहुत खतरनाक. आज मैं तो मानता हूँ, दिल्ली वाले एक भाई बोलते हैं अपनी सोबराइटी डेट को ना बदलो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करो. हमारी तो सोबराइटी डेटें बदल गई, लेकिन आज प्रार्थना करता हूँ ये डेट ना बदलो, यानी कि फिर से मुझे शराब की ओर ना ले जाए, ऐसी मैं विनंती और प्रार्थना करता हूँ. और दूसरी एक एक चीज है, 10/2/2021 का दिन मेरा नया, ये दूसरी का 10 साल खत्म हुआ था. 2002 10 फरवरी 2001. उसी दिन उस वक्त मेरी पत्नी अहमदाबाद में थी, मेरी बच्ची के वहाँ एक लड़के का जन्म हुआ था. और 9 तारीख को मुझे ऐसा था कि उसको तो कुछ याद ही नहीं होगा. और उसका फोन आया, मैं 10 तारीख को अहमदाबाद गया, और उसने मुझे गिफ्ट दिया कि आज आपका बर्थडे है. को पता था, गिफ्ट दिया, बातें की, अच्छी तरह हमने एंजॉय किया. और बाद में उसने एक सवाल पूछा कि राजेंद्र कितने साल हो गए, तो मैंने बोला 10 साल कंप्लीट किया. अरे कहाँ 10 साल, तू तो 99 में आया है, तेरे तो इतने साल होते हैं. फिर मैंने उसको बताया, तुझे पता है ना मैंने पिया था भी. अरे एक दिन पिया, उसमें क्या हो गया, ऐसा थोड़ा होता है. उसको मालूम नहीं है कि स्लीप कितनी खतरनाक. वो लोग हमको माफ कर देते हैं, लेकिन हल्के से लेना उसका स्वभाव है. हमारा स्वभाव है हमें पूरी चीजें देख देख के लेनी है. अगर मेरे स्वभाव की विरुद्ध, मेरे कंफर्ट जोन से
अल्कोहलिक एनोनिमस मुझे बाहर काटती है और बाहर निकालती है, तो फिर मुझे एक नई जिंदगी दे। बुक में स्पष्ट लिख दिया है, पहली अपने समस्या को ढूंढो, समस्या मिलने पर उसका समाधान क्या है वो ढूंढो। समाधान मिल गया तो एक्शन क्या करना है, एक्शन करो। देखो, समस्या मिल गई, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसका उपाय योजना मिल गया, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। जब तक मैं एक्शन नहीं करूंगा, जब तक मैं जीने की कोशिश नहीं करूंगा, तब तक कोई रिजल्ट आने वाले हैं नहीं। दोस्तों, अगर मुझे कई बार ऐसा लगता है तो प्रोग्राम देना मेरी आलसी स्वभाव रहता है, लेकिन जैसे हम प्रोग्राम देते हैं, किसी को बांटते हैं, तब भी सच्ची सोबरिटी बाहर आती है। 3 तारीख, 3 अप्रैल, जनवरी, मार्च, अप्रैल, 3 अप्रैल को कोरोना में मेरा पत्नी का देहांत, तब मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि मेरा मेरे एम था, और ये बार तो अच्छी तरह एम था। और ऐसा हादसा अचानक होता है तो इंसान खत्म हो जाता है। पहली सोच तो मुझ में क्या आनी चाहिए, दारू की आनी चाहिए। दारू की सोच नहीं आई है, तो मेरे में दर्द होना चाहिए, तो मैं पूरा हिल गया था। लेकिन वो टाइम पे सभी जगह कर्फ्यू लगते थे, फिर भी मेरे हॉस्पिटल में 22-25 मेंबर मेरे साथ खड़े थे, मेरे कंधे से कंधा मिला के खड़े थे। मेरे 2 स्पॉन्सर थे, उसमें से एक स्पॉन्सर आ चुके थे, और दोस्तों मुझे धीरज दिया। 4-5 दिन के बाद मेरे जो पुराने स्पॉन्सर बम्बई के हैं, उसका फोन आया। फोन आया तो उसने मुझे बताया कि राजेंद्र कैसा है, अच्छा है। दर्द होता है, वो तो मुझे भी पता है, और ये तो रहता ही है। अब क्या करना है, कि करेंगे, अभी कुछ क्या करने के लिए बात, अगर तेरे पास बहुत कुछ। और एक बात याद रखना, भटक नहीं जाना। भटकना मेरे जैसे बेवड़े की एक आदत होती, और ये चीज मुझे काम कर गई, मैं भटका नहीं। तेरे पास अभी भिक्षुक है, तेरे पास अभी ये देने के लिए बात। 2 दिन बाद एक बॉम्बे के ओल्ड टाइमर का फोन आया, क्या कर रहे हो राजेंद्र भाई, कैसा है। मैंने बताया, उसको पता नहीं था मेरी पत्नी का दिया। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उसने तरस किया। अरे राजेंद्र भाई, उसका टाइम निकल गया, वो चले गए। तेरा कुछ काम बाकी है ये दुनिया में, वो काम खत्म कर, तू चला जाएगा। मैं काम मेरा बाकी है, जो ईश्वर ने हमें रोल सौंपा है, वो पट जाएगा, हम चले जाएंगे। इसमें कहाँ दर्द की बात है। हाँ, वो तेरी उच्च शक्ति बन सकता। और दोस्तों, मैंने उसको उसकी उच्च शक्ति बनाई, और आज एक अच्छी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूँ। और आखिर में मुझे मेरा अनुभव कहता है कि आखिर में यहाँ जो चीजें मिलती है बहुत कीमती है। पहली मिलती है अनकंडीशन लव, निस्वार्थ प्रेम करना यहाँ सिखाती है ये संस्था। और दूसरी चीज है टॉलरेंस, जो मेरे में रत्ती भर नहीं था, वो टॉलरेंस अपने आप आ जाता है, और हम सभी को समझ सकते हैं। आज हम किसी को बदलने के लिए नहीं जाते हैं। आज कई चर्चाएं चल रही है तो हम अपना रोल बाहर निकाल लेते हैं कि ये मेरे लिए नहीं है। वाद विवाद में पढ़ना मेरे लिए, मुझे मेरी सोब्राइटी, मेरे जो आगे सोब्राइटी चाहते हैं, मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, तो मुझे उसे हेल्प करनी चाहिए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना। प्रोग्राम बिल्कुल टफ नहीं है, लेकिन करना ईमानदारी से है। और दोस्तों, जैसे जैसे हम ये करते जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। हाँ દેવેન્દ્રભાઈ, થેન્ક યુ। અને નવજીવન ગ્રુપનો હું ફરીથી એક વખત આભાર માનું છું। આજે અમારી બિગ બુક સ્ટડી મીટિંગ હતી, મને ખ્યાल नहीं रहा, એટલે मैंने आपको हाँ बोल दिया था। फिर सबने निर्णय लिया। यहाँ हमारे 15 लोग बैठे हैं, वो मेरा शेयरिंग सुन रहे थे। अभी हम 11 बजे तक बिग बुक स्टडी मीटिंग करेंगे। और थैंक यू, थैंक यू।